हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हमारे हम कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी रीजंस देने की आपको, तो डेफिनेटली मैं रीज़न देकर आपको वो ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। बच्चों ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी करेक्ट ऑप्शन बोला है तो आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो इसमें। कई बार अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होते हो, आप दोनों के दोनों लिख कर आते हो, ये सोचकर कि टीचर अगर दिलदार होगी तो हमको मार्क्स दे देगी, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स मत किया करें। आप दो दो आंसर्स मत लिख कर आओ, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस होता है टीचर्स को कि वो स्ट्रेट अवे आपको 0 दे दे उस आंसर के लिए, राइट। ऐसी हैंड राइटिंग जो टीचर को समझ में ना आए उसके लिए 0 देना अलाउड है। ऐसे आंसर्स अगर आपने लिखे हैं, अगर आपने ट्रू या फॉल्स इस तरीके से लिखा है कि ना वो ट्रू समझ में आ रहा है ना वो फॉल्स समझ में आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे टीचर्स आपको 0 दे सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने आंसर्स को क्लैरिटी के साथ क्लियरली लिखो, जिस आंसर पे श्योर हो आप वहीं पर उसको मार्क करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन डैश इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन सोशल क्लासेस लोअर इनकम, मिडिल इनकम एंड अपर इनकम। तो ये हमने ऑलरेडी किया था किस चीज़ पर, जिसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में होता है क्या अपर इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम? नहीं, एजुकेशन में तो हमने नहीं सुना। कास्ट में होता है अपर इनकम। इनकम की अगर बात हो रहा है तो हमारी यहाँ पर हमेशा इकोनॉमिक स्टेटस जो है वही सही होगा। इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब होता है आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इनकम लेवल कितना अच्छा है। तो क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस इनकम की ही बात कर रहा है तो वही उसी के बेसिस पर हमारा अपर इनकम, मिडिल इनकम या लोअर इनकम जो है वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट है डैश इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी। यस, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा तो। स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी यानी सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को क्या करके रखा है, डिवाइड करके रखा है, रैंक और रेटिंग करके रखी है किस चीज़ की, सोसाइटी में लोगों की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बिना सोचे आपको लिख देना है, इसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखो डेमोग्राफी जो है उसका मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना, डाइवर्सिटी का मतलब होता है मल्टीपल मिक्स कल्चर है हमारी कंट्री में। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हमारे स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी। तो क्या होता है स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी? बेसिकली हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ही होता है डिवीजन, क्लासिफिकेशन, डिवाइड करना। तो सोसाइटी को हमने डिवाइड किया है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको याद रखना है। Now dash is an established system of classifying groups, classification of groups based on caste, economic status। अब यहाँ पर आ रही है हमारे बात कास्ट की और इकोनॉमिक स्टेटस की, जिसके बेसिस पर हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, तो वो आएगा हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। द डैश सिस्टम इज द रिजिड फॉर्म। रिजिड का मतलब होता है एकदम स्थिर, जो चेंज नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा जिद्दी। तो ये जो जिद्दी सिस्टम हमारा बनाया गया है किस बेसिस पे, एक तो हेरिडिटी स्टेटस के ऊपर, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो क्लास सिस्टम पे तो हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी, एस्टेट में भी नहीं देखी थी, हमने ये चीज़ देखी थी कास्ट सिस्टम में होती है। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है, स्थिर होता है। तो क्या बोलता है ये, ऑक्यूपेशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, हेरिडिटी स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो कास्ट में आप बॉर्न हुए हो वो हेरिडिटी है, आपका बच्चा भी जो आएगा उसकी भी जो जनरेशन आएगी वो वही कास्ट में रहने वाली है। तो कास्ट आपका सेम है, वो चेंज नहीं होगा, जो ऑक्यूपेशन है वो भी सेम होगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके कास्ट सिस्टम के अंदर आती है। Now caste system is a form of dash stratification। तो डेफिनेटली ये तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही हुआ हमारा, पॉलिटिकल से उसका कुछ लेना देना नहीं। सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए ना, सोसाइटी ने कास्ट बनाई है, पॉलिटिक्स ने नहीं बनाया है, हमारा इकोनॉमिक ने नहीं बनाया, कंट्री ने नहीं बनाई है, किसने बनाया है, सोसाइटी ने बनाई है, इसलिए वो सोशल कास्ट सिस्टम में आएगा। द वर्ना सिस्टम वॉज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो हमने पढ़ा था वर्ना सिस्टम जो है हमारा, वो सोसाइटी को कौन से बेसिस पर डिवाइड करता है, बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की मतलब होता है यहाँ पर योग्यता के ऊपर। एप्टीट्यूड का मतलब होता है हमारा योग्यता के ऊपर। क्या बोला गया है, योग्यता के बेसिस पर जो आपकी सोसाइटी डिवाइड करती है, क्लासिफाई करती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड, जो कि हमारे वर्ना सिस्टम का एक पार्ट है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज द डैश सिस्टम रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक पोजीशन। इकोनॉमिक पोजीशन की बात अगर आएगी तो हमेशा क्लास याद रखना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो होता है वो इकोनॉमिक पोजीशन के ऊपर बेस्ड होता है। In a dash system, a person's social position was determined by ownership
ऑक्यूपेशन और हेरिडिटी सिस्टर्स, बिना सोचे एस्टेट को आपको टिक करना है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था एस्टेट में आपका क्लर्जी आते हैं, राइट। जैसे हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा था, वैसे एस्टेट में हमारे क्लर्जीज आते हैं ना, जो अपने आप को सबसे बड़ी पोजीशन पर मानते हैं। यानी ये लोग सोचते हैं हम रिलीजियस प्रीचर्स हैं तो हम ऊपर वाले से ज़्यादा नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो हमारे पास होगा, ऑक्यूपेशन उनका फिक्स होगा, और हेरिडिटी स्टेटस यानी कि क्योंकि हमारे पूर्वज भी इसी को बिलोंग करते थे, क्लर्जी को, प्रीस्ट, तो हम भी उसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो बेस्ड होता है वो हमारा एस्टेट सिस्टम होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हेरिडिटी और ऑक्यूपेशन जो है वो कास्ट में भी आया था, वो वर्ना में भी आया था, तो कभी भी याद रखना ओनरशिप, लैंड की जो ओनरशिप होती है वो मेन होती है, जो आप एस्टेट सिस्टम से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जहाँ पर ओनरशिप आपने देख लिया, वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर एस्टेट सिस्टम ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इन एस्टेट सिस्टम द डैश परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज। कौन परफॉर्म करते थे? अभी अभी मैंने कहा आपको, क्लर्जीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीजियस ड्यूटीज जो होती थी वो परफॉर्म किया करते थे। मैक्स वेबर आइडेंटिफाइड डैश डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो 3 डायमेंशन उन्होंने बताए थे किसके, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। क्या क्या था? क्लास, कास्ट एंड एस्टेट सिस्टम। 3 डायमेंशंस बताए थे, क्लास, कास्ट और हमारा एस्टेट सिस्टम। किसने बताया था? मैक्स वेबर ने हमको बताया था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के 3 सिस्टम होते हैं, कास्ट, क्लास, एस्टेट सिस्टम। The ancient Hindu scriptures depict women as dash where references are made to goddess Kali। तो ancient Hindu scriptures में जहाँ पर goddess काली माना जाता है, तो देखो प्रकृति तो नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, सती भी नहीं था, शक्ति था। यानी कि वुमेन्स को एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, गॉडेस काली का दर्जा दिया गया था, तो वो था शक्ति। Okay, so next that we have is about Raja Ram Mohan Roy organized a movement to oppose the practice of sati। तो राजा राम मोहन रॉय ने कौन से प्रैक्टिसेस को हटाया था? सती के प्रैक्टिस को खत्म किया था। डैश इज द ओनली स्टेट वे फीमेल्स आउट नंबर मेल्स। ये हमने अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है और रिपीट भी हुआ है। तो फीमेल्स ने आउट नंबर किया है, यानी कि फीमेल का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है मेल के कंपैरिजन में। तो कौन से स्टेट में हुआ था? केरला में हुआ था। इन इंडिया द स्टेट ऑफ डैश हैज द लोवेस्ट जेंडर रेशियो। तो सबसे, मैंने आपको हमेशा कहा है 2 चीज़ें याद रखो, बेस्ट और वर्स्ट। बेस्ट में आपको क्या रखना है याद? कौन सा स्टेट है जहाँ पर बेस्ट है? केरला। कौन सा स्टेट है जहाँ पर फीमेल्स का रेशियो वर्स्ट है? हरियाणा। तो नेक्स्ट आएगा आपका हरियाणा। डाउरी हरेसमेंट इज अ टाइप ऑफ डैश वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो डाउरी हरेसमेंट जो है किस तरीके का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? हमने 3 टाइप पढ़े थे, क्रिमिनल, डोमेस्टिक और हमारा सोशल। तो डाउरी हरेसमेंट है तो वो डोमेस्टिक, घरेलू हिंसा होता है वो। रेप एंड मोलेस्टेशन इज अ टाइप ऑफ, कौन सा क्राइम होता है वो, कौन सा वायलेंस होता है, सॉरी, वो क्रिमिनल वायलेंस में आता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज अ फॉर्म ऑफ डैश वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये हमारा सोशल वायलेंस का टाइप होता है। क्या? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। बच्चों याद रखो, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट है तो वो क्रिमिनल में आएगा, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सोशल वायलेंस। डैश इज अ फॉर्म ऑफ सोशल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ईव टीजिंग, एब्डक्शन का मतलब होता है किडनैपिंग, तो किडनैपिंग जो है वो क्रिमिनल में आ गया। डाउरी हरासमेंट हमने पढ़ा है जो कि डोमेस्टिक में आ गया। तो सोशल में क्या आएगा? ईव टीजिंग, जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना होता है, दैट इज योर ईव टीजिंग, तो वो सोशल वायलेंस का हिस्सा है। डैश इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। देखो विटामिन ए जो है और डिजीजेस जो है उससे ज़्यादा आपका कैटरैक्ट होता है। विटामिन ए की कमी से आप धीरे 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 आंखों की रोशनी खोलते हो, कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं होते हो। डिजीज़ से, किसी तरीके की डिजीज़ से, जैसे डायबिटीज़ से भी धीरे 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 जो है आपका आंखों का विजन जो है वो लॉस होता है। लेकिन कैटरैक्ट जो होता है वो एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे आंखों की रोशनी कंप्लीटली जा सकती है। तो कैटरैक्ट इज़ दी मेन रीज़न और मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन अगर क्वेश्चन सेम है तो देखो यहाँ पर आपके क्या चेंज होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन चेंज होता है। तो आपको याद रखना है मेन कॉज जो है ब्लाइंडनेस का वो कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट जिसको मोतिया बिंदु भी बोला गया है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश में कॉज ब्लाइंडनेस, मे कॉज ब्लाइंडनेस। ठीक है, इट डेफिनेटली कॉज ब्लाइंडनेस नहीं है, इट मे कॉज ब्लाइंडनेस। कौन सा विटामिन है? सिर्फ विटामिन ए होता है जिसकी कमी से ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। डैश इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज जहाँ पर आए तो हमको आंखों का वो डायग्राम जो है जो मैंने आपको पढ़ाया था वो याद रखना है। कंजक्टिविटीज हमारा ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, नीचे का पोर्शन होता है, यहाँ पे बैक्टीरियाज फॉर्म होते हैं, तो पूरी आंखें जो होती है वो रेड हो जाती है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ इनर पार्ट में, और ये अगर आप ऐसे पलटी करोगे तो अपर पार्ट में भी। तो कंजक्टिविटीज बैक्टीरिया फॉर्म करती है, तो वो कौन सा हमारा डिजीज है आंखों का, उसको ट्रेचोमा जो है वो बोला जाता है।
नेक्स्ट है डैश इज कॉमनली कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब हमको याद रखना है जहां पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो हमको क्लियरली दिखाई देते हैं लेकिन नजदीकी चीजें हमको क्लियरली दिखाई नहीं देती है। वो डायग्राम याद कर लो तो कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर। Now dash is a branch of medicine that deals with the treatment of eyes problem। अब कौन सा ब्रांच है जो कि आई प्रॉब्लम से डील करता है? फार्मेसी का मतलब होता है दवाइयाँ, उसी के साथ साथ आपका पैथोलॉजी जो लैब्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली आंखों के लिए जो होता है दैट इज योर ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बोला जा सकता है। नाउ डैश डेफनेस इज कॉज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जो फैमिली से चली हुई आ रही है प्रॉब्लम वो हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आता है आपका congenital, it can be a reason for your deafness. Dash handicapped persons are those who have limitations with respect to their physical movement and activity। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हैंडीकैप पर्सन्स की बात करें जहाँ पर लिमिटेशंस होती है, यानी कि फिजिकल मूवमेंट या किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखो क्या विजुअल ब्लाइंडनेस जो होती है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है। डेफनेस के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है कि आप कहीं पर जा नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेंटली चैलेंज क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो बच जाता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि हमारा क्या है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो होते हैं वो फिजिकल मूवमेंट को क्या करते हैं, उनके लिमिट कर देते हैं। डैश इज कॉज ड्यू टू द डैमेज ऑफ मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू द फीटस, बर्थ और इन्फेंसी। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मोटर एरियाज जो होते हैं, जो बच्चों की मोटर स्किल्स होती है वो डेवलप होने से क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की मोटर एरियाज होती है वो उसके ब्रेन तक जो है वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है बेसिकली, बर्थ और इन्फेंसी। तो वो हमने पढ़ा था सेरिब्रल पैल्सी जो होता है, सेरिब्रल पैल्सी, ये वो प्रॉब्लम है जहां पर बच्चों का मोटर एरिया जो है जो ब्रेन तक पहुंचता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट इज अ मसल डिस्ट्रॉइंग डिजीज इनहेरिटेड बाय पर्सन। मसल डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय से याद रखना है डिस्ट्रॉफी। मसल डिस्ट्रॉफी हमने पढ़ा था फिजिकल डिसेबिलिटीज के टाइप्स में। तो मसल डिस्ट्रॉफी जो होता है वो हमारे मसल को डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली। A mentally retarded challenged person has a lower intelligence which his or her IQ is below। mentally retarded या mentally challenged उसको बोला जाता है जिसका IQ लेवल किससे कम होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए, तो उसको mentally challenged या retarded बोला जा सकता है। Now dash is a severe congenital thyroid deficiency during childhood which leads to physical and mental deficiency। ऐसी thyroid deficiency होती है जो कि physical और mentally एक इंसान को affect कर सकती है। कौन सी होती है वो, क्रेटिनिज्म, हमने पढ़ा था क्रेटिनिज्म। तो आपको अगर आप थोड़ा बहुत भी इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझ जाओगे प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर, ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। डैश इज अ डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, यानी कि यूजुअली लोगों के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं क्योंकि इन क्रोमोजोम्स के पैर होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था ABCDEFGH, राइट। लेकिन जो 21st नंबर पर आता है वो क्रोमोजोम 21, 22, 23, यानी कि वहाँ पर ट्रिपलेट्स होते हैं। हर जगह याद रखो जुड़वा बच्चे होते हैं, 21st नंबर पे जाकर वो लोग ट्रिपल हो जाते हैं क्रोमोजोम्स में। तो जिसके 46 से ज़्यादा यानी कि 47 क्रोमोजोम्स होते हैं उनको डाउन सिंड्रोम्स का प्रॉब्लम हो सकता है। Now dash is a mental retardation because of biochemical defect in the body of the child। तो biochemical defect होने की वजह से mental retardation का प्रॉब्लम हो सकता है, तो बेसिकली वो है गैलेक्टोसाइमिया। Dash can be treated with external supply of thyroxine if detected at the early stage of चाइल्डहुड। अगर अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड है तो उसको अगर हमको रोकना है तो बेसिकली द करेक्ट आंसर आउट हियर इज योर गैलेक्टोसेमिया। ओके, गैलेक्टोसेमिया का जो प्रॉब्लम होता है उसमें आप उसको रोक सकते हो। Dash is an impairment of the brain's ability to translate images received from eyes into understandable languages। यानी यहाँ बोला जा रहा है आपको ब्रेन की एबिलिटी, जो इमेज को देखते हैं, जो हमने मतलब ये कौन सा प्रॉब्लम ऐसा आता है यहाँ पर, आपने कोई चीज़ को विजुअली देखा, जैसे आप सामने क्या लिखा है देख रहे हो, आपका ब्रेन उसको समझ रहा है क्या है, लेकिन अगर किसी को ये चीज़ें इतनी सीधी तरीके से दिखाई नहीं देती है, नंबर्स डांस करते हुए दिखाई देते, वर्ड्स घूमे हुए दिखाई देते, जैसे डॉग जो है DOG डॉग, वो BOG बॉग दिखेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम किसको होता है, जिसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है कि सामने जो लिखा है वो वर्ड्स क्या है, उनको सिमिलैरिटीज दिखती है हर चीज़ में, जैसे कि हमारा स्मॉल d और स्मॉल b, इन लोगों को दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो समझ में नहीं आएगा। ये लोग वर्ड्स को मिक्स करते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। डैश अ पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 years हु कमिट सोशली अनडिजायरेबल एक्ट। तो सोशली अनडिजायरेबल एक्ट
18 ईयर्स एज याद रखना है, डेलिंक्वेंट्स होते हैं। डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के लिए आपको ऑर्फन्स याद रखना है। विक्टिम्स के लिए आपको याद रखना है जो पीड़ित होते हैं, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। तो डेलिंक्वेंट्स जो है वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे हैं और सोशली अनडिजायरेबल एक्ट करते हैं, जैसे स्कूल से दूर रहना, अल्कोहल या ड्रग्स की एडिक्शन में पड़ जाना या सेक्सुअल ऑफेंसेस में पड़ जाना। तो ये सारी चीज़ों में जो आते हैं उनको हम डेलिंक्वेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज डैश अपोज द प्रैक्टिस ऑफ सती। जैसे ऑलरेडी हमने एक आंसर किया, राजा राम मोहन रॉय जो उन्होंने सती की प्रैक्टिस को जो है वो कंप्लीटली अपोज करके बंद करवाया था। डिनायल ऑफ शेयर इन प्रॉपर्टी इज अ फॉर्म ऑफ डैश वायलेंस, यानी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं अगर, तो वो तुम्हारा डोमेस्टिक यानी घरेलू हिंसा का एक हिस्सा हो जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर बर्न्ट मनुस्मृति सिंबॉलिकली 1927 टू डिस्ट्रॉय डैश एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो डॉक्टर आम्बेडकर जो है, बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अपने कुछ मेंबर्स के साथ में मिलकर, इन्होंने मनुस्मृति जो है वो उसको क्या किया था, बर्न किया था, सिंबॉलिकली उसको बर्न किया था 1927 में बेसिकली, ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कंप्लीटली हट जाए। तो सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटाना था, उनको अनटचेबिलिटी भी हटाना था कंप्लीटली। इफ देयर इज फार साइटेडनेस बट नॉट शॉर्ट साइटेडनेस, अगर फार साइटेडनेस है यानी कि दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन नज़दीक का नहीं, तो हमने जैसे अभी पढ़ा वो क्या होता है, हाइपरमेट्रोफिया। नेक्स्ट इज डैश इज द मेन रीजन ऑफ फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे पहले फीमेल फीटिसाइड क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है, जो फीटस है, जो अब तक बॉर्न नहीं हुई है, उसका जेंडर पता चल जाता है कि वो गर्ल चाइल्ड है, तो उसको मार देने का कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट उसका रीजन हो सकता है? नहीं, ये मेन रीजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन तो बात ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता उसका रीजन। तो प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, अगर किसी को मेल चाइल्ड चाहिए तो डेफिनेटली वो फीमेल चाइल्ड को क्या करेगा, मार देगा। नेक्स्ट इज द मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इज, सबसे बड़ा रीज़न क्या है जो जेंडर रेशियो में इतना गैप आता है लड़के और लड़की के बीच में, तो ये रेशियो डिक्लाइन हो रहा है गर्ल्स का, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? स्मोकिंग तो हो ही नहीं सकता, पोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, तो बच जाता है हमारे पास पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है। लड़की अगर पैदा हो जाए तो हमको दहेज देना है, पढ़ाई का खर्चा कौन करेगा, उसको दहेज देना होगा हमको। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी कैपेसिटी है ही नहीं। तो बेसिकली पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द रीज़न वेर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। नेक्स्ट इज जेंडर इज अ डैश कॉन्सेप्ट। अब जेंडर जो है कौन सा कॉन्सेप्ट है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, दिस इज अ कंप्लीटली सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट PCPNT इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग। अब ये प्री कंसेप्शन और प्री नेटल जो है, ये जो एक्ट बना हुआ है, ये किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है? फीमेल फीटिसाइड के ऊपर फोकस करता है। चाइल्ड मैरिज से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि प्री कंसेप्शन का मतलब होता है जब कंसीव हो चुका है बेबी, उसके बाद में प्री नेटल, उसके बॉर्न होने के बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है अगर, तो डेफिनेटली चाइल्ड मैरिज और मैटरनल मोर्टेलिटी नहीं आएगी। दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन फीमेल फीटिसाइड। Now the traditional Hindu society was divided into dash वर्नास। याद रखना है 4 वर्नास में डिवाइड किया गया था ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी को। डैश हैज द लोवेस्ट चाइल्ड 0 to 6 एज ग्रुप सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर चाइल्ड रेशियो फीमेल का 0 से लेकर 6 ईयर्स की एज में जो है वो क्या होता है, डिक्लाइन हुआ था। इन गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डैश परसेंट इज रिजर्व फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अभी हमने कुछ एक लेक्चर पहले ही जो है हमने पढ़ा है इस चीज़ को। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन जहाँ पर होती है वहाँ पर पर्सन्स विद हु आर डिफरेंटली एबल, डिसेबिलिटी हम नहीं कहेंगे, हु आर डिफरेंटली एबल, उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है? जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए बेसिकली 5% उनके लिए रिजर्व होता है। विद दिस वी आर डन विद दी फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हमारा करेक्ट ऑल्टरनेटिव हमको सेलेक्ट करना होता है, जो हमारे एग्जाम्स में डेफिनेटली आता है, राइट। तो ये बहुत ही स्कोरिंग होता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ो। 15 मार्क्स के लिए होता है, 15 मार्क्स आप आसानी से ऐसे ही गवा देते हो। अब ये एक सब्जेक्ट ऐसा है बीकॉम में जो कि 75 मार्क्स का होता है, इसका पासिंग मार्क्स जो होता है वो आपको 30 मार्क्स ही होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर बना लिया है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स या ट्रू और फॉल्स जो भी आपको आता है क्वेश्चन नंबर 1 A और B में, 15 मार्क्स तो आपके हाथ में वैसे ही आ जाने हैं। अब बचे 15, तो उसी 15 के लिए आपको मेहनत करना है, उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है। जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं उनको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली और थरोली करके जाओ। अल्टीमेटली अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो आपको आंसर्स भी आ जाएंगे।
नेक्स्ट दैट वी हैव इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स है, हमको सिर्फ यही बताना है ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पर रीजंस नहीं देने। 12th स्टैंडर्ड तक जो है आपको रीजंस देने होते थे, अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट दो, राइट। लेकिन यहाँ पर हमको ट्रू है फॉल्स है इतना ही बताना है, इससे ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का सिर्फ एक ही मार्क्स होगा। ओके, कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो हमने पढ़ा है ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोसाइटी को क्लासिफाइड डिवाइड किया गया है, तो कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ट्रू, कास्ट सिस्टम एंड वर्ना सिस्टम इज वन एंड द सेम। फॉल्स, वर्ना सिस्टम जो है वो एप्टीट्यूड के बेसिस पे, कास्ट सिस्टम जो है वो हेरिडिटी, स्टेटस या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, तो ये कंप्लीटली अलग हो जाता है, इसलिए फॉल्स। Caste system represents a hierarchical pyramid with Brahmins at the top and a number of lower caste at the bottom. Yes, caste system जो है वो हायरार्की में क्या बोलता है, ब्राह्मण सबसे पहले रहेंगे और जो लोअर क्लासेस होंगे वो लोअर कास्ट जो होंगे वो नीचे रहेंगे, तो वो ट्रू है। In class system, the individual's birth in a particular family is considered rather his economic achievement. यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है आपका जो बर्थ एक कास्ट के अंदर होता है वो क्लास में डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक अचीवमेंट, तो बिल्कुल भी गलत है। क्लास सिस्टम आपकी इनकम के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर होता है। Aristocrats comprised of a small group of royalty of feudal lords which enjoyed heredity, status and prestige. Yes, जैसे हमने हमारा एस्टेट सिस्टम में देखा है, कौन कौन होते थे, हमारे क्लर्जीज होते थे जो कि हमारे प्रीस्ट होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, हमारे सर्व्स होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो कौन होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स, जो कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो रॉयल्टी एंजॉय करते थे बिकॉज ऑफ देयर हेरिडिटी, स्टेटस एंड प्रेस्टीज। तो ये आंसर इनका सही है, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Max Weber identified 3 dimensions of social stratification which are class, status and power. So definitely it is true. तो Max Weber ने जो हमको बोला था 3 डायमेंशन बताए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, जो कि हमारा क्लास, स्टेटस और पावर के ऊपर बिलोंग करता है। The government provides preferential treatment to backward caste, other things being equal. तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है बैकवर्ड कास्ट को बाकी सारी चीज़ों को इक्वल रखते हुए। डेफिनेटली ट्रू, उनको पहला प्रेफरेंस मिलता है। इन अर्बन एरियाज कास्ट सिस्टम ओवरराइड्स इकोनॉमिक क्लास सिस्टम। फॉल्स, अर्बन एरियाज में कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं चलती है, इकोनॉमिक क्लास सिस्टम ज़्यादा फॉलो होता है आपका एज कम्पेयर टू योर कास्ट सिस्टम। अर्बन एरियाज में कास्ट सिस्टम नहीं चलता है, rather दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रूरल एरियाज। The Manusmriti and Dharma Shastras made women totally dependent on men, thereby depriving them of the right of freedom of movement or expression, which is true, जो हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर में देखा है। मनुस्मृति और धर्म शास्त्र जो है पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या होता था, शक्ति के रूप में औरतों को माना जाता था, गॉडेस काली का भी रुतबा उनको दिया गया था। लेकिन बाद में क्या होने लगा, उनको मनुस्मृति और धर्म शास्त्र में ऐसे कुछ चीज़ें आने लग गई जिसने औरतों को कम्प्लीटली मेन के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, साउंड किया कि वो डिपेंडेंट है, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो घर का पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, जहाँ पर डिसीजंस जो है वो मेल लेंगे, फीमेल नहीं लेने वाले हैं। तो दैट इज द मेजर रीजन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। A few tribes in the northeast follow matriarchal system of family in which the head of the family is the eldest family member. यहाँ पर बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर मेट्रियार्कल सिस्टम है फैमिली का वो फॉलो होता है। वेर मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल में क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा पेट्रियार्कल में जो हेड होगा फैमिली का वो कोई मेल होगा, वैसे ही मेट्रियार्कल में क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली इज गोइंग टू बी अ फीमेल। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। Kerala has the worst gender ratio among the states in India. The answer has to be false. केरला में सबसे बेस्ट जेंडर रेशियो है क्योंकि फीमेल्स आउटनंबर करती है मेल्स को, तो केरला में ये चीज़ नहीं है, वर्स्ट जेंडर रेशियो नहीं है, बेटर जेंडर रेशियो। तो आंसर इज फॉल्स। The southern states are better in terms of female-male ratio, whereas in northern states there is worsening gender ratio. Yes, साउथ के स्टेट जो है वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में औरतों का, फीमेल्स का जो जेंडर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू योर नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में सदर्न स्टेट्स जो है वो ज़्यादा बेटर है जेंडर रेशियो में। आंसर इज ट्रू। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हायर इन केस ऑफ बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स। फॉल्स, इन केस ऑफ गर्ल्स इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा है, बॉयज़ का तो कोई लेना देना है ही नहीं वहाँ पर जहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो, तो द आंसर इज फॉल्स। प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग जेंडर रेशियो। तो डाउरी सिस्टम का जो है वो एक ऐसा रीज़न है जेंडर रेशियो के डिक्लाइन होने में। तो हमने जैसे पढ़ा पॉवर्टी भी एक रीज़न है ना, तो उसी के साथ साथ तुम्हारा डाउरी सिस्टम है, क्योंकि डाउरी नहीं दे सकते, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली डिक्लाइनिंग जेंडर रेशियो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द आंसर इज ट्रू। डिनायल ऑफ वुमेन्स शेयर इन प्रॉपर्टीज इज अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अभी हमने देखा था, येस इट इज ट्रू। बर्निंग, ब्राइट बर्निंग इज अ सोशल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। फॉल्स, ब्राइट बर्निंग जो है वो कौन सा वायलेंस आ जाता है, ब्राइट बर्निंग आपके कौन से वायलेंस में आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा।
मास मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल एज वेल एज नेगेटिव रोल टॉवर्ड्स वुमेन। मास मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे पॉजिटिव रोल ऑफ वुमेन इन मास मीडिया, नेगेटिव रोल ऑफ वुमेन इन मास मीडिया हमने पढ़ा था, तो दोनों ही रूप को दर्शाती है औरतों के, तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू। As per 2011 census, the literacy rate of men is better than women. True. 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या बोला गया है कि औरतों का जो लिटरेसी रेट है, सॉरी मेन का जो लिटरेसी रेट है वुमेन के कंपैरिजन में बेटर है, विच इज़ ट्रू। कैटरैक्ट इज अ लॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ आईज लेंस। यस, हमारी जो आंखों की लेंस होती है उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है, परत जम जाती है, जिसकी वजह से हमको क्लियरली नहीं दिखता है विजुअली, तो द आंसर इज ट्रू। आफ्टर कैटरैक्ट ग्लोकोमा इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ये ग्लोकोमा का मतलब होता है धीरे धीरे आंखों का जो ये पोर्शन होता है उसके सामने क्या होता है, अंधेरा आना शुरू हो जाता है। पहले आपको इतना ब्रॉड विजन दिखता था, वो धीरे धीरे आपका विजन कम होते जाएगा, दैट इज योर ग्लोकोमा। तो कैटरैक्ट के बाद सेकेंड मोस्ट रीजन है ब्लाइंडनेस का ग्लोकोमा, विच इज ट्रू। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। फॉल्स। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से नहीं होती है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डेफनेस में बी कॉज ड्यू टू एक्सीडेंट्स और नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन और एक्सीडेंट की वजह से भी कई बार आपको डेफनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। एक्वायर्ड यानी कि पहले से नहीं था, अभी अभी आपको किसी रीजन से हुआ है, तो एक्सीडेंट या नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, विच कैन बी ट्रू। सेंसरी न्यूरल डेफनेस इन कंजेनिटल डेफनेस कैन नॉट बी क्योर्ड। ट्रू, ये ऐसे डेफनेस है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस, सो द आंसर इज ट्रू। Spina bifida is a congenital defect of the vertebral column, again true. Persons with mild mental retardation have an IQ level from 35 to 54, false. Mild जो है हमने देखा था वो 54 के आगे वाली रेंज में था, 35 से 54 में it was your severe. Persons, okay, hydrocephalus means abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the brain of a baby. यानी कि हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या बोला गया यहाँ पर, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना, किस चीज़ का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक फ्लूइड है जो बेबी के ब्रेन में जमा हो जाता है, तो दैट इज योर आंसर इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। डाउन सिंड्रोम कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ट्रू, डाउन सिंड्रोम जैसे मैंने आपको बोला प्रेगनेंसी के दौरान ही डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टन मेडिकल टेस्ट। डाउन सिंड्रोम इज अ डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। यस, मैंने आपको बोला ना 46 नॉर्मल में होते हैं, इन केस जो जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनमें क्रोमोसोम्स 47 होता है। डिसलेक्सिया इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। यस, दैट इज ट्रू। मेंटल डिसऑर्डर एंड मेंटल सिकनेस इज नॉट वन एंड द सेम। फॉल्स, मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल सिकनेस जो दोनों एक ही होता है। शिजोफ्रेनिया इज अ टाइप ऑफ न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर। फॉल्स, ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है शिजोफ्रेनिया। स्प्लिट पर्सनैलिटी इज अ टाइप ऑफ साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर। फॉल्स, शिजोफ्रेनिया है वो साइकोसिस है, स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है आपका न्यूरोसिस में आता है। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद। येस ट्रू, जो हमने हमारे इंस्टीट्यूशंस देखा है, सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है उसके अंदर हमने देखा था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटली हैंडीकैप इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद, सो द आंसर इज ट्रू। Depressed classes were not only socially backward but also economically backward. Yes, that is true. Women are paid more than men in unorganized sector in India. False. Women are not paid more than men. Men are paid more in unorganized sector. Depression is caused due to mental stress. Yes. Rajaram Mohan Roy opposed sati system. Yes. Cataract is not related to blindness. False. In Hinduism there are 5 varnas. The answer is false because there are only 4 varnas. The sex ratio in India has always remained unfavorable to women. True. सेक्स रेशियो यानी कि जेंडर रेशियो तो हमेशा अनफेवरेबल रहा है वुमेन्स के लिए, क्यों, क्योंकि मेल का जो जेंडर रेशियो है वो हमेशा हमेशा क्या रहा है, हाईएस्ट रहा है। कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी। ट्रू। The sex ratio in India shows upward trend according to the 2011 census as compared to 2001 census. अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 ईयर का कंपैरिजन बताया 2001 और 2011। 2001 के कंपैरिजन में 2011 का ग्राफ जो है वो बोल रहा है ऊपर जा रहा है, तो आंसर इज ट्रू। यस, 2001 से अगर कंपेयर करें 2011 में कंपेयर करें तो औरतों के जो जेंडर रेशियो में जो ग्राफ है फीमेल्स का वो क्या हुआ है, ऊपर की तरफ राइज हुआ है। According to recent Supreme Court ruling, the legal age of consent across all communities is 18 years. तो consent के लिए legal age क्या दी गई है, हर एक कम्युनिटी में 18 साल की दी गई है, आंसर इज ट्रू। Eve teasing is a social violence against women. Yes, eve teasing यानी छेड़छाड़ जो होता है that is a part of your social violence. ग्लोकोमा कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉल्स। ग्लोकोमा इज अ डिजीज जो एक एज के बाद धीरे धीरे डेवलप होता है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो आप। ट्रेचोमा इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ कंजक्टिविटीज। यस, जैसे मैंने आपको बताया एक बैक्टीरिया जो होता है आंखों के आसपास फॉर्म होने लग जाता है विच इज नोन एज ट्रेचोमा, तो एक सीरियस फॉर्म ऑफ कंजक्टिविटी है वो।
Okay, with this we are done with our true or false. The last question that we have for today is your match the column, जहाँ पर already मैंने right answer, correct answers जो है वो लिख कर रख दिया है for your reference. Okay, कास्ट सिस्टम क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप्स. तो सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर जो बेस्ड होता है दैट इज योर कास्ट सिस्टम. क्लास सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक पोजीशन के ऊपर बेस्ड होता है आपका. एस्टेट सिस्टम बेस्ड ऑन योर ओनरशिप. एंड लास्ट वी हैव इज वर्ना सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. एबिलिटी भी बोल सकते हो आप, एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो. एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी को किसी भी काम करने की जो योग्यता होती है उसके बेसिस पर आपका वर्ना सिस्टम जो है वो डिपेंड होता है. तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है. कास्ट सिस्टम में आपको सोशल रिलेशन याद रखना है, क्लास में आपको इकोनॉमिक स्टेटस याद रखना है, एस्टेट में आपको ओनरशिप याद रखनी है, वर्ना में आपको एबिलिटी या एप्टीट्यूड याद रखना है. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. तो ग्रुप बी में आपके करेक्ट आंसर्स है. विजुअली हैंडीकैप के लिए ग्लोकोमा हो सकता है, ऑडिटरी के लिए कंडक्शन डेफनेस हो सकता है, ऑर्थोपेडिकली के लिए वी हैव पोलियो एंड मेंटली हैंडीकैप के लिए वी हैव डाउन्स सिंड्रोम. सो दीज आर दी करेक्ट आंसर्स. Okay, so with this we have completed our objective questions as well. और ऑलरेडी चैप्टर की लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ऑलरेडी आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.